नमस्कार, आपके साथ मैं दीप शिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हमेशा हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो हो सकता है कि आपको आपकी जिंदगी जीने के असल मकसद को पहचानने में मददगार साबित हो। जी हाँ, कहते हैं कि तरक्की के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन ज़रूरी ये नहीं होता कि हर वो तरक्की आपके लिए सुखदायक हो। कभी कभी हमारी ज़िंदगी से, हमारी लाइफ से कुछ चीज़ें मिसिंग ज़रूर होती है और हमारी इस कार्यक्रम के ज़रिए कोशिश यही रहती है कि आपके तमाम उन गुणों का विकास हो जो कि आपको तरक्की और कामयाबी के रास्ते तक ले जाए और उसके बाद आप एक सुखी जीवन व्यतीत करें। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है आईसे की को फाउंडर उमा यादव जी, जो कि एक मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर भी है, इसके अलावा कोरोना वॉरियर भी है और उससे भी बढ़कर वो एक समाज सेवी है। मैम, आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। हरिओम। थैंक यू। मैम देखिए, हमारे जो इस कार्यक्रम का थीम है, इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है कहानी कामयाबी की। सबसे पहले आज आप इस मुकाम पर हैं, जानना चाहेंगे आपकी कामयाबी के पीछे की कहानी के बारे में। कामयाबी का मतलब है कि आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि हाँ, जो मैं करना चाहती हूँ इस जीवन में वो हो गया या वो हो रहा है। कामयाबी का मेरे हिसाब से तो यही मतलब है। और जहाँ तक सवाल है कि कामयाबी के पीछे क्या है, तो बचपन से ही स्कूलिंग की, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी किया, शादी हो गई, बच्चे बड़े हुए, बच्चों को ठीक से पाला, एक सेटिस्फैक्शन थी। हस्बैंड बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, एक सेटिस्फैक्शन थी। सब तरह से सब कुछ है, मतलब सब तरह से समृद्ध कहूँ या आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम, मतलब एवरी एरियाज। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ और चाहिए था, बट फिर भी कुछ ना कुछ था कि समथिंग वॉज लैकिंग, समथिंग इज़ मिसिंग। कहीं ना कहीं कुछ था कि कुछ, लेकिन वो कुछ क्या था कभी समझ नहीं आया, बट दिमाग में ज़रूर हमेशा चलता था कि समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग। तो वो समथिंग मिसिंग जो था वो समझ नहीं आ रहा था। हुआ यूँ कि बच्चे बड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा कम हो गई और ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं रहीं कि मैं पूरा 24 घंटे इन्वॉल्व रहूँ। फिर समय थोड़ा सा लगा कि अब कुछ अपने लिए किया जाए। शुरू से ही योगा करती थी, 10 से 15 साल पहले से योगा करते आए हैं। इंस्ट्रक्टर आते थे, योगा कराते थे, चले जाते थे। तो होता क्या था, इंस्ट्रक्टर आए, योगा कराया, चले गए। नेक्स्ट डे आए तो ठीक है, आज मन है, नहीं है, किया नहीं किया। लेकिन हाँ, एक इंक्लिनेशन बहुत दिमाग में था कि नहीं, योगा जो है, योग जो है, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, ये कुछ ऐसा है कि जो आपका पूरा व्यक्तित्व ही चेंज कर देगा। तो एक दिमाग में आया कि कुछ ऐसा करूं कि मुझे खुद ही शर्म आए, कि दूसरा मुझे कराने नहीं आए, खुद अंदर से आएगा कि हाँ, मैं अब कर रही हूँ। तो इसी चक्कर को लेकर के लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से, तो मैंने एक इंस्ट्रक्टर कोर्स कर लिया, योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स, कि चलो खुद इंस्ट्रक्टर होंगी तो मैं रेगुलर योगा चलेगा या वो किया जाएगा। वो कर लिया, ठीक है, वो सब चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। इधर से कोरोना स्टार्ट हो गया। कोरोना स्टार्ट होने के बाद फिर एक डॉक्टर विश्वरूप को हम लोग सुनते आए थे, उनका कोर्स कर लिया। हुआ यूँ कि कोर्स तो कर लिया, घर में बैठ गए, सब कुछ हो गया, बट हम कुछ डेस्टिनी होती है, कुछ भी होता है तो एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी मैच करनी होती है। तो हमारे ही ग्रुप में हम 4-5 लोग थे। तो जैसे कि आई एम द को फाउंडर ऑफ आईसे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आदि योगी, और 4 लोग और हैं, एक कनाडा से हैं, 3 हमारे बेंगलोर से हैं, मैं खुद गुरुग्राम से हूँ। तो मुझे कॉल आया विनय शेट्टी का कि उमा, लेट अस डू समथिंग फॉर कोरोना रिकवर्ड पेशेंट्स। कोरोना चल ही रहा था। आई सेड ओके, लेट्स स्टार्ट। तो वो कुछ एक ऐसा था कि लेट्स स्टार्ट, मैंने बोला, उसने बोला, मैंने बोला। तो हमने पूनम को फ़ोन किया, हमने एक हमारी कनाडा की उनको फ़ोन किया, अर्चना को, देन वी कॉल्ड राधा। तो पांचों ने मिलके किया, ओके लेट्स स्टार्ट, ठीक है, 2 हफ्ते का एक कैंप करते हैं। वो कैंप किया, तो वो कैंप दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस। 2 हफ्ते का कैंप था, फ्री कैंप था, जिसमें पूरा हमारा वर्ल्ड से 750 पार्टिसिपेंट्स ने उसमें भाग लिया। रिजल्ट इतने अच्छे थे। हमारी 2 हफ्ते कम से कम 17 क्लासेस चलती थी, अलग अलग इंस्ट्रक्टर हमारे साथ जुड़ गए थे। तो दैट वाज द ऑनलाइन कैंप।
वो चलता रहा। जैसे ही 2 हफ्ते कंप्लीट होने को आए तो वो हमसे पूछने लगे कि व्हाट नेक्स्ट, क्या आप इसको बंद कर देंगे, आप लोग 2 हफ्ते तो हो गए हैं। हमने कहा हमने तो 2 हफ्ते के लिए शुरू किया था। तो वो 2 हफ्ते बंद होने को आया, तो जैसे ही हमें रिस्पांस मिला उनकी तरफ से तो ऐसे ठीक है कुछ और सोच रहे हैं। तो वही सोच जो थी कि कुछ अब क्या किया जाए, तो हमने उसको एक कॉन्टिन्यूटी में लाए। यही थॉट प्रोसेस हम लोगों का था, हम सबका चारों पांचों का मिल करके कि चलो इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। एंड दैट वाज द डे वी स्टार्टेड आवर आईसे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आदि योगी, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूसली मॉर्निंग इवनिंग सेशन अपने स्टार्ट किए। और विथ वन हमारा जो विजन और मिशन है हेल्थ एंड वेलनेस फॉर ऑल, और एक सेवा भाव जो था वो हमारा था बेसिकली कि हमें सिर्फ सेवा करनी है, सोसाइटी से जो लिए सोसाइटी को भी अब देने का समय आ गया है, तो वो किस तरह से दिया जाए। तो एक सेवा भाव से किया हुआ काम था जो शुरू हुआ, और शुरू हुआ तो ऐसा हुआ कि वो जो था कि समथिंग इज मिसिंग, वो समथिंग इज मिसिंग इज गॉन नाउ। वो सेवा भाव ऐसा बढ़ा कि चलते चलते एक आईसे जो है कन्वर्ट हुआ एक फाउंडेशन में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और आज की डेट है कि अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, इट्स जस्ट अ चाइल्ड। और 6 महीने में ही हम लोगों का पूरा, हम लोग हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं दे आर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे कनाडा के इंस्ट्रक्टर हैं, हमारे अमेरिका के हैं, श्रीलंका से हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंस्ट्रक्टर हैं, वियतनाम से इंस्ट्रक्टर हैं, और इंडिया के तो हैं ही। और अभी जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आया उठ करके आया, दे ऑल आर स्पेशलाइज, दे ऑल आर वेरी क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड। और मेन हमारा जो है सेवा भाव है, तो सेवा भाव से हम लोग शुरू करते हैं। और बस वही चलते चलते आज की डेट है कि हमारी वेबसाइट्स भी रेडी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स रेडी हैं, हमारा अपना इंस्टाग्राम पेज और सब कुछ, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर। और वो धीरे धीरे इसमें अब कन्वर्ट होता गया। और अब हम लोगों का 2022 में हम लोगों का प्लान है कि कम से कम 25 वर्कशॉप हम लोग अब करने जा रहे हैं। और फर्स्ट 3 मंथ की वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग वेट मैनेजमेंट के ऊपर हम करेंगे, और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। हमारा गोपाला क्लास चल रहा है, बच्चों के लिए हमारी क्लासेस कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं। एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे वी हैव द क्लासेस फॉर आवर किड्स। तो जो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, विच इज़ अ नेसेसिटी ऑल्सो, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चों का एंथू अगर आप देखें तो मतलब हम खुद भी हैरान रह जाएंगे कि हाँ बच्चे भी आजकल सीखना चाहते हैं, बिकॉज कोविड ने सब लोगों को लेसन तो सिखा ही दिया है। दूसरा यहाँ तक पहुँचने की कहानी यही थी, फिर परिवार का पूरा सपोर्ट था, बच्चों का पूरा सपोर्ट था। हस्बैंड हमेशा से ही सपोर्टिव रहे हैं, मतलब ठीक है मेरा टाइम उधर कम हो गया, इधर सारा टाइम बढ़ गया, बट किसी ने कभी कंप्लेंट नहीं की। और मुझे इस टाइम पीरियड पर सीखने को भी बहुत मिला। और बीइंग अ कोरोना वॉरियर, तो मैं पेशेंट्स को ठीक हम लोगों ने किया। मैं अराउंड, अगर आप कहें तो अराउंड 80 पेशेंट्स आई हैव ट्रीटेड। जी मैम, मेरा यही सवाल था। देखिए कोरोना का टाइम एक ऐसा समय रहा जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, जिसने बेसिकली हमें ये बताया कि हम इंसान ही हैं जिन्होंने इंसान की मदद करनी है। आइसेक फाउंडेशन के बारे में अगर बात करें, इसके अलावा अगर बात करें आपके अपने खुद के सेवा भाव की, आप लोगों का कोरोना के जो पेशेंट थे उन्हें जो ठीक करने का मेथड था, उस मेथड की आज सभी तारीफ कर रहे हैं। और मैं चाहती हूं कि उस मेथड को दर्शक जाने, कैसे आपने ये चमत्कार कर दिखाया। देखिए कोरोना, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, इट्स अ वायरस, इट्स लाइक अ फ्लू, ठीक है, नाम आ गया है। कोरोना आया, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, और अब ओमिक्रॉन आ गया, और पता नहीं आगे क्या क्या आएंगे। तो हम लोगों को यही सिखाया गया था कि हमारी बॉडी इट इज़ मेड अप ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरियाज, ये इसमें है, ऑलरेडी है। तो इट्स नॉट न्यू वायरस, ठीक है, इट्स द नेम इज़ न्यू, नाम ज़रूर नया है, बट वायरस हमेशा ही हमारे आसपास घूमते रहते हैं। हम खुद ही वायरस, बॉडी के अंदर बाहर सब वायरस हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नया है, और इट्स लाइक अ फ्लू, जैसे पहले फ्लू होता था, इसके वही है कि ये सब होता था। डॉक्टर्स आर डूइंग देयर जॉब, वो अपना काम कर रहे हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, इस पे रिसर्च भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट उनका अपना काम है, लेट देम वर्क। लेकिन हम लोग जो हैं इधर योगा से, हम लोग इसको कोरोना, बीइंग अ कोरोना वॉरियर, हम लोगों का ये था कि आप अपने लेवल पे विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन, विदाउट मेडिकेशन, कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो बेसिक फंडा सिर्फ इसका ये है कि कुछ भी आपकी एक्सटर्नल बॉडी आपकी बॉडी में एंटर करता है, वायरस इज ऑल्सो लाइक दैट, क्योंकि हमारी 90% बीमारियां हमारे स्ट्रेस से होती हैं, 10% बीमारियां हमारे
बाहर से आते हैं एनवायरनमेंट से। वो 10% बीमारियों में एक कोरोना वायरस है जो कि हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। जब ये बॉडी में एंटर करता है कोई भी वायरस, कोरोना हो या कोई भी वायरस हो, तो हमारे ये सारे सिम्टम्स हैं। बॉडी एक हुआ, हमें वॉमिटिंग हुई, बुखार हुआ, हेडेक हुआ या जो भी हुआ। जैसे ही फर्स्ट सिम्टम आता है, कोई भी एक सिम्टम, मुझे हेडेक हो गया, मुझे कोल्ड हो गया, मुझे फीवर हो गया, फर्स्ट सिम्टम आने के साथ ही आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। अपनी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई कर दें। डिटॉक्सिफाई हम लोग कैसे कराते हैं कि उसको जो भी जिसका ट्रीटमेंट करना हो उसके वेट के हिसाब से उसको सिट्रस फ्रूट जूस और नारियल पानी उसके वेट के हिसाब से, और 3 दिन का हमारा प्रोसेस होता है जी। फर्स्ट डे सिर्फ आपको लिक्विड पे रहना है। मान लो किसी का 80 kg वेट है तो उसको 8 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 8 ग्लास नारियल पानी। तो इस तरह से बॉडी को हम डिटॉक्सिफाई करते हैं। कोई भी वायरस आपके गया है उसको। सेकेंड डे भी ऐसा ही है। सेकेंड डे थोड़ा क्वांटिटी कम हो जाती है, थर्ड डे और कम हो जाती है। तो इसमें हम सॉलिड फूड नहीं देते हैं। सेकेंड डे वी इंक्लूड सैलड। थर्ड डे पे जाकर के पेशेंट 80% हील कर जाता है। 80% हील करने के बाद शाम को उसको घर का बना हुआ सिंपल फूड देते हैं, और इस तरह से आपको हम वो बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई तो हमारे जो वायरस हैं वो सबसाइड कर जाते हैं। अगर मेरा फीवर 102 से भी ऊपर चला गया, विच इज़ अ वार्निंग सिचुएशन, इसमें हम क्या कहते हैं, अच्छा 100 फीवर आए, फटाफट लाओ क्रोसिन दो, इसको फटाफट लाओ, ये दवाई दो, वो दो, एंटीबायोटिक दो। एंटीबायोटिक का ठीक है, वो डॉक्टर्स, मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर्स ऑल्सो, मतलब दे आर रिलेंटलेसली वर्किंग फॉर इट। लेकिन हमारा उस लेवल पे ये बन जाता है कि पेशेंस रखें और उसको कैसे हम अपने लेवल पे ठीक कर सकते हैं। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का मतलब है आपने खुद ही अपनी बॉडी से उस वायरस को बाहर निकाल दिया। उसके बाद अगर हमारा गले में वो वायरस रह जाता है या नाक के थ्रू, नाक से और गले से, मुंह से ही हमारा वायरस जा रहा है, तो उसके लिए सिर्फ हमारा ये था कि आप स्टीम लो, आप गार्गल करो, हल्दी को यूज करो, सुबह उठते ही आप रॉ हल्दी जो है उसको च्यू करो, विच इज एंटीबायोटिक। तो हमारा इस तरह ये हमारा प्रोसेस चलता था। मान लो किसी को 102 से भी ऊपर फीवर चला गया, 105 फीवर में भी कैसे हम लोगों ने ट्रीट किया कि 105 फीवर को भी कंट्रोल में लाने के लिए सिर्फ आइस कोल्ड पैक से हमने उसका फीवर नीचे किया। क्योंकि फीवर क्या है, फीवर है कि जब आपका बॉडी रिएक्ट कर रही है ना, अंदर से वायरस से हमारी बॉडी फाइट कर रही है, तो आपको फीवर आया है, तो उस फीवर को कैसे सबसाइड करना है, उसको दवाई देके सप्रेस नहीं करना। आपने सप्रेस किया तो वो कहीं ना कहीं उठेगा। एक जगह सप्रेस का मतलब है दूसरी जगह वो किसी फॉर्म में निकलेगा और किसी बीमारी के रूप में निकलेगा। तो बेटर है कि उसको रहने दो, उसको वहां तक ले आए आप। मतलब मान लो 103 फीवर है तो उसको वहाँ एक कंफर्टेबल लेवल तक ले आए आइस पैक से, कि वो आपको ज़्यादा झटका नहीं दे बॉडी को। मैम जैसा कि आपने बताया और अभी आपने जो ये समाज सेवा की है वो भी एक ऐसे मेथड के जरिए जिसकी समाज को ज़रूरत है, और मेरे हिसाब से कि इस मेथड पर और विस्तार से चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में शायद इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। इस समय ऑर्गेनिक फूड की अगर बात करें, इस समय अगर हम बात करें किस तरीके से आधुनिकता की दौड़ में हम अपने जो मेथड्स थे उन्हें भूलते जा रहे हैं, जो हमारी रूट्स थी, इसके लिए बहुत ज़रूरी कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन मैम आप एक मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर भी हैं, आप मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करती हैं? इसके अलावा मेडिटेशन किसी के कामयाब होने के लिए कितनी ज़रूरी है, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मेडिटेशन या कहें कि ध्यान, मेडिटेशन का प्रोसेस क्या है, डूइंग नथिंग एंड हैपनिंग, ये तो है मेडिटेशन या ध्यान कैसे लगाया जाए। बट ये सबको इनिशियली समझ में नहीं आएगा कि डूइंग नथिंग एंड हैपनिंग व्हाट इज दिस। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं गाइडेड मेडिटेशन से। अच्छा, मेडिटेशन क्यों करें? मेरा एक ही टैगलाइन है, जस्ट स्लो डाउन योर ब्रेथ एंड काम डाउन योर माइंड। मेरी ये बॉडी जो है, जो मुझे विजिबल है, दिस इज जस्ट वन लेयर ऑफ माई एग्जिस्टेंस। इसके अलावा मेरी 4 लेयर और हैं। मेरा मनोमय कोशा है, मेरा प्राणमय कोशा है, विज्ञानमय कोशा है और आनंदमय कोशा है। ये मेरा अन्नमय कोशा है, विच इज़ मेड अप ऑफ फूड, माई फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसके अलावा जो मेरा प्राणमय कोशा है वो मेरी ब्रेथ है, मेरा मनोमय कोशा मेरा माइंड है, मेरा विज्ञानमय कोशा मेरा इंटेलेक्ट है, माई नॉलेज कि मुझे मेरा क्या ठीक है क्या गलत है। मेरा आनंदमय कोशा है कि जो मैं जीवन जी रही हूँ, क्या मैं खुशी से जी रही हूँ। दिस इज़ वॉट आई एम, ये मैं हूँ, मैं खाली ये फिजिकल बॉडी नहीं हूँ। तो होता क्या है, क्या हमारी 90% प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मेरे मनोमय कोशा में, सिर्फ 10% प्रॉब्लम कोरोना जैसी बाहर से आती है, एनवायरनमेंट से।
तो जो 90% प्रॉब्लम है दे आर कॉल्ड जो स्ट्रेस की वजह से हैं। स्ट्रेस क्यों है? यूजलेस थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, अनस्टॉपेबल थॉट्स, फ्यूचर के थॉट, पास्ट के थॉट, फ्यूचर, अच्छा ओमिक्रॉन आ गया, मुझे हुआ तो क्या होगा, मेरी फैमिली को हुआ तो क्या होगा, मेरा बिजनेस चला गया तो क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं रहे तो क्या होगा। दीज आर माई फ्यूचर थॉट्स। फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो इतना हम थॉट्स को क्यों एक्यूमुलेट कर रहे हैं? माई पास्ट थॉट्स, ये हुआ था, वो चला गया था, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ, दीज आर माई पास्ट थॉट्स। पास्ट थॉट्स क्या हैं? दे आर डेड, तो उनको मैं क्यों सोच रही हूँ? माई फ्यूचर थॉट्स आर अनसर्टेन, मैं क्यों सोच रही हूँ उनको? जब होगा तब देखा जाएगा। तो ये क्या होते हैं? मेरे फ्यूचर और मेरे पास्ट थॉट्स मेरा स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं मेरे माइंड में। मेरा स्ट्रेस क्रिएट किया इन्होंने और मेरे मनोमय कोशा को डिस्टर्ब कर दिया, मेरे मन को डिस्टर्ब कर दिया। मेरा मनोमय कोशा डिस्टर्ब हुआ, मेरा धीरे धीरे प्राणमय कोशा डिस्टर्ब हो जाएगा। प्राणमय कोशा मेरा है मेरी ब्रेथ। जैसे ही मेरा दिमाग डावाडोल हुआ, मेरे प्राण जो हैं या मेरी ब्रेथ है हैपेजर्ड हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी, या आप ये कह लीजिए कि एकदम जैसे शॉक लगता है, वो जैसे स्मूथनेस है मेरी सांस में वो नहीं रहेगी। तो मेरा प्राणमय कोशा डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरा मनोमय कोशा डिस्टर्ब हुआ, मेरा प्राणमय कोशा डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से मेरा ये अन्नमय कोशा, माय बॉडी, इसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा। कैसे आएगा इम्पैक्ट? मेरा स्ट्रेस मन में आया, मैं ब्रेथलेस हो गई, ब्रेथलेस होने से मैं हाइपरटेंशन मेरा बढ़ गया, मेरा बीपी बढ़ गया, मैं डायबिटिक हो गई, मेरे को थायराइड हो गया, एपिलेप्सी इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ माई स्ट्रेस, या अस्थमा इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये मेरी बॉडी में आई हैं, बट ये मेरी बॉडी में बाहर से नहीं आई, अंदर से आई हैं, मेरे मन से आई हैं। जी, एक सवाल मैम यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। अभी हम सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हम हैशटैग डाल देंगे, यस आई एम हैप्पी, लेकिन वी आर नॉट हैप्पी इन रियल सिचुएशन। यानी कि हम अपनी असल जिंदगी में खुश नहीं हैं। हम दिखा कुछ और रहे हैं, हम अंदर से कुछ और है। मेडिटेशन क्या इसे हील कर पाएगा? और क्या लगता है कि मेडिटेशन को लेकर इस समय लोगों में जागरूकता नहीं है? अगर ये जागरूकता आती है तो अभी एक डिप्रेसिंग वर्ल्ड, यानी कि एक मायूस दुनिया जो हम देख रहे हैं, वो बदल सकती है? मेडिटेशन को एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि ध्यान साधु संतों का काम है ना, मैं क्यों मेडिटेशन करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेडिटेशन वो नहीं है। मेडिटेशन सिर्फ आपको अपने मन को बैलेंस करने की टेक्निक है। हाँ ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअली आगे समाधि में जाना है उनके लिए तो रास्ता है, बट मेरा डे टू डे लाइफ में अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ, आप स्ट्रेस्ड हो, तो मेडिटेशन उस चीज़ के लिए है। आपको कैसे अपनी ब्रेथ को स्लो करना है, रिदमिक बनाना है, उसको काम डाउन रखना है, अपने माइंड को कैसे काम डाउन रखना है, ये प्रोसेस है मेडिटेशन। तो इसमें हम मेडिटेशन में हम यूज़ करते हैं मंत्र मेडिटेशन, हम अपने प्राण प्रलय जो मैं पंच तत्वों से बनी हूँ उसको हम अपनी अवेयरनेस के थ्रू उसको हम विलय कर देते हैं कि नाउ इट इज़ डिमोलिश्ड, मैं ख़त्म हो गई हूँ। सिर्फ अवेयरनेस में ख़त्म होने के बाद मैं एक नई बॉडी बनाती हूँ, ठीक है, विच इज़ डिजीज फ्री, दैट इज थ्रू मेडिटेशन। दीज ऑल आर गाइडेड मेडिटेशंस। तो उसमें मेरी क्या होता है, सब बीमारियां मेरे मन की बीमारियां ज़्यादा हैं। तो मन से अगर मैं कहूँगी पुरानी बॉडी मेरी खत्म हो गई, नई बॉडी बनी है, तो नई बॉडी एक नए तरीके से नई चेतना के साथ बनेगी। सब कुछ चेतना है, हु एम आई, कोहम जो है हमारा केना उपनिषद में कि मैं कौन हूँ, तो वो मुझे रियलाइज करना कि मैं कौन हूँ। मैं एक बहुत पीसफुल सेटिस्फाइड सोल हूँ, वो मेरा अंदर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। रिफ्लेक्ट तभी होगा जब मेरी सारी कोशास बैलेंस होंगी। ये बैलेंसिंग ऑफ कोशा जो है ये मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन का मतलब साधु संत बैठ गए ये सब नहीं है, आपको अपनी डे टू डे लाइफ में इसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि उमा यादव जी एक फेस योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, और मुझे लगता है कि आज के इस दौर में जब हम अपनी जो भगवान की ओर से हमें रूप रंग या काया दी है उसे बदलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वहाँ फेस योगा क्या कमाल कर सकता है? देखिए, पहली बात तो यही है कि मेडिटेशन करने वाले को फेस को किसी तरह से चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो अंदर से रेडिएट होता है वो बाहर से रेडिएट होगा ही होगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक फेस योगा का सवाल है, फेस योगा इज अबाउट एक्टिवेटिंग योर 57 मसल्स ऑफ योर फेस, your head and your neck. Face yoga is all about that.
तो फेस योगा में हम जितने भी हमारे फेस की मसल्स हैं, योर प्लेटिज्मा मसल, जितने भी मसल्स हैं, हमारे मैक्सिलरी मसल, हम उनको एक्टिवेट करते हैं थ्रू मसाजेस, थ्रू चैंटिंग ऑल्सो। और उसमें हमारी कुछ मुद्रास भी होती हैं, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो उससे हम अपने फेशियल मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। जो फेस योगा स्टार्ट कर देगा एक बार, तो मुझे लगता है कि ये जितना भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है या आपका पार्लर जाना है, आई थिंक वो सब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और मैंने एक चीज देखी कि एक महिला होने के नाते हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, हमारा घर होता है, हमारा परिवार, और जिस तरीके से अगर एक मायके की भी बात करें तो उनकी भी कुछ यादें हमारे साथ जुड़ी रहती है। और कभी कभी हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, अभी आप बता चुके हैं कि आपके पति भी एक आपकी इंस्पिरेशन रहे हैं, लेकिन अगर आपके परिवार से बात की जाए, जहाँ से आप आई हैं, जहाँ पर आप पली बढ़ी हैं, वहाँ पे आपका इंस्पिरेशन कौन था और कैसे आप उनसे इंस्पायर हुई? अगर मायके की बात करें तो मेरा इंस्पिरेशन मेरे गुरु और मेरे गॉड फिगर जो है मेरे फादर हैं। तो मतलब ही इज़ सच अ लर्नड पर्सन कि उनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। और वो हमें हर स्टेप पे मुझे कुछ ना कुछ सिखाते आए हैं। मतलब कभी भी जैसे ही हमें लगता है कि हाँ हमने ये अचीव कर लिया, तो हम ऊपर हवा में नहीं उड़े, ज़मीन पे अपने पैर रख के चले। हमेशा मेरे फादर ने ये किया है। और जहाँ तक इंस्पिरेशन का सवाल है, कि एक चीज़ हमेशा मुझे खटकती रही थी कि मेरे फादर को बहुत ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी उनके लिए। और हमेशा वो चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, जो मैं नहीं बन पाई। और ये चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में थी कि मेरे फादर की बहुत एक्सपेक्टेशन थी और मैं पूरा नहीं कर पाई। तो कुछ साल तक ये चलता रहा। बट अब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। मेरे अगर मैं अपनी समझ के अनुसार बात करूं तो मुझे लगता है कि आपके पिता हमेशा जिस तरीके के वो इंसान थे, वो शायद यही देखना चाहते थे कि उनकी बेटी सेवा करे, चाहे आईएएस के रूप में हो या फिर जिस तरीके से आज आपकी अपनी खुद की एक फाउंडेशन है, आईसेक फाउंडेशन, इसके जरिए हो। और आपके पिताजी के लिए इससे बड़ी गर्व की और कोई बात नहीं हो सकती, जहाँ पर वो आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप उनकी सेवा कर रही हैं जो ज़रूरतमंद है, आप उनकी मदद कर रहे हैं जिन्हें मदद की दरकार है। उनकी एक्सपेक्टेशन पे थोड़ा सा पूरा कर पाऊँ, सेवा तो ठीक है, सभी ब्लेसिंग है फादर की, ऑलमाइटी की, साईं बाबा की, सब उनकी ब्लेसिंग है। बट हाँ, वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा जब मेरे फादर मुझे बोलेंगे कि हाँ। तो एक बार फिर से हम सवाल और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि किसी औरत की, किसी महिला की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके इमोशंस होते हैं। ठीक वैसे इमोशन जैसे प्रकृति इंसान के साथ रखती है, क्योंकि प्रकृति भी माँ है और प्रकृति ही एक औरत का स्वरूप है। मैं ये मानती हूँ और मैं ये गर्व करती हूँ उन महिलाओं पर जो इमोशंस को सर्वोपरि रखती हैं, फिर चाहे वो उनके पिता के साथ जुड़े हों, पति के साथ जुड़े हों, बच्चों से जुड़े हों, या फिर देश के साथ जुड़े हों, या किसी की मदद करने से जुड़े हों। और सलाम है आप जैसी महिलाओं को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जैसी महिलाएं इस समाज की बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। क्या आपको लगता है कि आपके पिता की कुछ आदतें आप में हैं? पिता की आदतें, सबसे पहली तो मेरे फादर बहुत स्पिरिचुअल हैं। शुरू से ही हमने उनको देखा है कि हमेशा भगवान में बहुत श्रद्धा रखना, पूजा पाठ में रखना। और पापा ने हमेशा ईमानदारी से पूरा अपना जीवन व्यतीत किया है। और आज वो इतने ऊंचे मकाम पे हैं कि हम लोग तो उनको छू भी नहीं सकते। मतलब वो अपनी ईमानदारी को लेकर कहें, उनके ऑफिस में उनकी कस्में खाया करते हैं लोग कि इनसे ईमानदार कोई नहीं है। कितनी अपॉर्चुनिटीज़ भी आई उनके पास, कुछ भी कर सकते थे पैसे के लिए, बट कभी मेरे फादर ने ऐसा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि वो हमेशा से ही मेरे तो हमेशा गुरु, मेरे मेंटोर हमेशा रहेंगे। और उनकी जो आदत है, हाँ, जो उनकी भगवान में उनकी श्रद्धा कह लूँ या विश्वास कह लूँ, वो मेरे फादर से ही आया है। और आज का टाइम है कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा बाबा, मेरे जो ऑलमाइटी है, वो मेरे साथ है। ये मेरे फादर ने हमें दिया कि अगर वो साथ है तो
कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और समय कैसे बीता ये बिल्कुल मालूम भी नहीं हुआ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ समझा होगा और बहुत कुछ ऐसा सीखा होगा जो शायद वो आज से पहले समझ ना पाए हों। कहानी कामयाबी की में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।